हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, फर्स्ट ईयर के बच्चों, लास्ट में हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और हमने उसमें सब कुछ सीख लिया था। डबल इंटीग्रेशन के अंदर हमने जो सीखा था वो था, पहले तो नॉर्मली डबल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, उसकी लिमिट निकालना। फिर पोलर फॉर्म को पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा उसके क्रम का परिवर्तन करना, यानी कि चेंज द ऑर्डर ऑफ द डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल क्या है। और अगर आप चाहें तो जो डबल इंटीग्रेशन है उनके क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अगर आप को ऐसा लगता है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि सबसे पहले मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में बता देता हूँ कि ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है, मीनिंग क्या है इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिसमाकल का अर्थ समझेंगे, ठीक है। त्रिसमाकल हिंदी में बोला जाता है इसको, त्रिसमाकल का अर्थ। तो मीनिंग ऑफ अ ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि मैं आपके हिसाब से इसके अंदर ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले हमने x और y के बारे में पढ़ा था। अब हमें यहाँ पर x, y और z तीनों डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। तो कि ट्रिपल का मतलब ये है कि यहाँ पर तीनों थ्री, जैसे थ्री डी कहते हैं, तीनों दिशाएं उनके को लेके चलेंगे। और यहाँ पर क्या है कि जैसे उसमें हम निकालते थे एरिया, डी आता था ना यहाँ पे, डी एक्स डी वाई, वहाँ पे आता था इस प्रकार से डी एक्स डी वाई, यानी कि जिसको हम डी ए लिखते थे, ठीक है। एरिया यानी कि लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर जो डी ए होगा वो डी ए की जगह डी वी हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। और आयतन में क्या हो जाता है, डी एक्स डी वाई और डी जेड, तीनों की तीनों वैल्यू आ जाती हैं, ठीक है। समझ में आया चीज़ को। तो त्रिसमाकल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इस प्रकार से वैल्यूज़ इसमें होंगी कि आपके को तीनों की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से इस चीज़ को हम अगर बोलें तो ये क्या होता है, आयतन होता है ना, जहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिले उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन कहते हैं। तो क्या है, देखिए, माना कि त्रिविम समष्टि आपके पास, ठीक है, त्रिविम समष्टि है में V कोई क्षेत्र है, V कोई क्षेत्र है, ठीक है। देन माना फलन f ऑफ एक्स वाई जेड, कोई फंक्शन है हमारे पास, क्षेत्र V के प्रत्येक बिंदु, ठीक है, V के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। क्षेत्र V को n प्रारंभिक आयतनों, क्षेत्र जो हमारा V दे रखा है ना, V को n प्रारंभिक आयतनों किसके अंदर, डेल V1 डेल V2 डॉट डॉट डेल Vn में विभाजित कर देते हैं, ठीक है, में विभाजित कीजिए, कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक उपभाग, इसका जो सब पॉइंट में हम इसको डिवाइड करते हैं, प्रत्येक उपभाग मान लेते डेल वी के है,
ठीक है, में स्वेच्छ बिंदु एक्स के, वाई के और जेड के लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, उसको ऐड कर दूँ तो मैं k इक्वल टू 1 to n f ऑफ एक्स के, वाई के और जेड के डेल वी के। ठीक है, इसका अर्थ समझिए। ठीक है, ऐसे सिर्फ याद रखने वाली बात नहीं है, इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है हमारे पास कि हम जो इसमें चाहते हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये तो क्या है पूरा फलन। ठीक है, और डेल वी के क्या है, एक आपके पास छोटा सा कहें तो डेंसिटी यानी घनत्व। ठीक है, अब आपके पास यानी कि ये तो हो गया आपका आयतन, और खाली इसको देखा जाए तो इसको मिलाकर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, घनत्व बन जाएगा। ठीक है, आयतन गुणा भाई आयतन मल्टीप्लाई अगर मैं घनत्व करता हूँ तो क्या कहलाता है, त्रिसमाकल कहलाता है, ये लगा लो बस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये तो निकालता है घनत्व, और ये क्या निकालता है, आयतन। आप देख सकते हैं ना कि पूरा एक 3D कोई रूम है आपके पास, कोई कमरा है 3 डायमेंशन में, और आप उसमें छोटे छोटे हर एक बिंदु पर उसके आयतन और घनत्व को गुणा कर रहे हैं। ठीक है, हर एक बिंदु पर निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ डेल V1 है ना, डेल V1 मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ इससे यहाँ पर x1 y1 z1, फिर डेल V2 मल्टीप्लाई होगा x2 y2 z2। ठीक है, ऐसे सबसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हर एक बिंदु पर आपको क्या मिलता जाएगा, उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन का मान मिलता जाएगा, और सबको आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 3 डायमेंशन में वो रूम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तो निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को समझना चाहते हैं कि सबको अब मैं जोड़ दूँ और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, k इक्वल टू 1 to n f ऑफ x के, y के एंड z के डेल v के। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों को मैं मिला दूं अगर 1 और 2 से, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो सीमा क्षेत्र v के ऊपर त्रिसमाकल कहेंगे। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं निम्न प्रकार से। आप देखिए जरा ध्यान से, तब क्षेत्र V पर f ऑफ एक्स वाई जेड का त्रिसमाकल का मान होगा, क्या मान होगा, ये होगा हमारे पास v f ऑफ एक्स वाई जेड एंड dv। ठीक है, f ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डी वी क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन का मान होगा हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम निकल ले ली, v ले ली, क्लियर। अब मैं आपको लिमिट निकालना सिखा देता हूँ कि लिमिट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, त्रिसमाकल का मान ज्ञात करना, इवैल्यूएट करना मान को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं त्रिसमाकल का मान ज्ञात करना। देखिए, पहले वाले मैंने आपको बताया था जब द्विसमाकल की बात हुई थी, तो उसमें क्या था, उसमें इतनी सी बात थी हमारे पास कि अगर आपके पास x और y दे रखा है तो x की जो लिमिट है वो y के रूप में निकलती थी और x निकलता था अचर में। अगर dx dy दे रखा है, ठीक है, हम ऐसे करते थे, dx dy दे रखा है, पहले x है फिर y है, तो x की लिमिट निकलती थी y के रूप में और y निकलता था अचर। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, x निकलता था अचर, जो आगे निकला होता था वो अचर के रूप में होता था और y होता था x के रूप में। ठीक है, यहाँ पर होता था x
अचर और y x के फलन के रूप में, x के फलन के रूप में, ठीक है। और अगर आपके पास इस प्रकार से होता था dy dx, तो यहाँ पे होता था y अचर, y तो होता था कांस्टेंट, इसमें वैल्यू आती थी सीमा, लिमिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और x होता था y के फलन के रूप में, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास x, y और z तीनों हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, dx dy dz ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या होगा कि स्टार्टिंग वाला जो x है वो तो होगा अचर, y होगा वो होगा x के रूप में, और जो z होगा वो x और y दोनों के रूप में होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम बना के बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर लिमिट बनेगी। तो यहाँ देखिए आप a या b टू a ऐसे ले लो, या a टू b ले लो, ठीक है। और y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा z1 ऑफ xy एंड z2 ऑफ xy, ठीक है। देन यहाँ हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई जेड डी जेड, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स डी वाई, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, बाकी डी एक्स डी वाई डी जेड था ना, तो अब डी जेड को मैंने आगे ले लिया, आप चाहे तो समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिए x और y, तो x की लिमिट कौन सी होगी, स्टार्टिंग वाली, ये b है, ठीक है। b से, और b से ये कैसा है, अचर है, ठीक है। x क्या हो गया, अचर वाली फॉर्म में। y की लिमिट कौन सी हो गई, y1 ऑफ x y2 ऑफ x, तो y की लिमिट जो हो गई सीमाएं, ठीक है, सीमाओं की बात कर रहा हूं मैं। y की जो लिमिट हो गई वो हो गई x के फलन के रूप में, ठीक है। x के फलन के रूप में हो गई y की लिमिट, और जो z है, z हो गया x y दोनों के फलन के रूप में, ठीक है। z x और y दोनों के फलन के रूप में हमें प्राप्त होगा, ठीक है। लिमिट में आपको सवाल करेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा कि लिमिट कैसे इसमें सेट करनी होगी हमें, ठीक है। अभी तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो देखिए z जो है वो x और y दोनों के रूप में मिल रहा है, x y, x तो अचर है और y x के रूप में है, ठीक है। बाकी लिखा तो dx dy dz जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले हम किसका करेंगे, आप फलन z का तो करेंगे समाकल, तो z को मैंने आगे करके दिखा दिया। आप चाहें तो प्रॉपरली ऐसे देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि यहाँ पे a टू b टू a, ठीक है, और y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे z1 ऑफ xy एंड z2 ऑफ xy एंड f ऑफ xyz और dx dy एंड dz, ठीक है। आप ऐसे दे सकते हैं, इसको मैंने चेंज किया था। तो अब लिमिट कैसे निकाली जाती है, कैसे हम इसमें डायग्राम बनाएंगे, मतलब कि उसमें तो हम क्या करते थे कि डबल था तो हमारा आराम से बन जाता था कि x की लिमिट निकाली पट्टी का बना के, y की लिमिट निकाली। अब यहाँ पर हमें कौन सा डायग्राम बनाना है जिससे तीनों की लिमिट निकल के आ जाए, x y और z तीनों के रूप में, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो बनाना है उसमें बनेगा हमारे पास एक इस टाइप का, जिसमें तीनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि एक बनेगा सिलेंडर यानी कि बेलन की आकृति, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ। आप घबराइए नहीं कि x सॉरी इसको मानना चाहिए था, इसको y मानना चाहिए था। आप कैसे मान सकते हो, आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम जो लिमिट निकालने वाले हैं
उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि इस प्रकार से तीनों दिशाओं में, ठीक है, एक बेलन की आकृति बनेगी। जो बेलन की आकृति है वही घूमेगी तीनों दिशाओं में, ठीक है। बीच में एक पट्टिका ली जाएगी, बीच में एक ले जाएगी पट्टिका, ठीक है। ये पट्टिका जो है ये घूमेगी, जैसे हम लिमिट निकालने करते हैं ना, ऊपर से लेके जाना, नीचे लेके आना, ठीक है, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जेड है, जेड की जो मान है वो ये Z2XY ऊपर से और नीचे तक लेके आओ तो Z बराबर Z1XY। अब फिर देखिए आप कि अगर आप देखो तल होते हैं 3, है ना, ये जो तल ऊपर वाला आ रहा है ये तल तो क्या है, जेड एक्सिस है या फिर कह दो जेड तल है, और नीचे वाला जो है ये XY तल है जिसके अंदर ये जेड नहीं आता। खाली नीचे वाली बात करें तो ये जो तल है, ये जो समतल है हमारा, ये कौन सा होता है, ये XY प्लेन होता है, ठीक है। इस XY प्लेन के अंदर जेड की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है, ठीक है। XY प्लेन के अंदर जेड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। XY प्लेन में जेड की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम XY प्लेन की बात करेंगे तो जेड का मान तो ऑटोमेटिक 0 रखेंगे, ठीक है। तो उसमें लिमिट किस में निकलेगी, तो उसमें y और x के रूप में मान निकलेगा और y का मान x के रूप में निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जब जेड की बात पूरे प्लेन की बात करेंगे तो उसमें x और y की लिमिट तो आएगी, ठीक है। x और y की लिमिट जेड के तल में क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जेड प्लेन में x व y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जेड बराबर में आप f ऑफ XY प्रॉपर मान रखेंगे, यानी जेड को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। जब सवाल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वप्रथम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो चीज़ हमने बोली है, सर्वप्रथम x तथा y को अचर मानते हुए, x व y को अचर मानते हुए z के सापेक्ष, ठीक है, z के सापेक्ष समाकल किया जाता है, समाकल किया जाता है। इसके बाद x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष समाकलन किया जाता है, ठीक है। अब z के सापेक्ष कर रहे हो तो आप x और y दोनों को अचर मानोगे, ठीक है। और जब आप कर रहे हो x के साथ y के सापेक्ष तो x को अचर मानेंगे और बाद में अंत में क्या करेंगे, x के साथ। जब y का हो जाएगा तो क्या बचा, x ही बचा, तो अंत में x के सापेक्ष समाकल करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसके बाद मेन जो चीज़ है वो आपके पास है डिरिचलेट इंटीग्रल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वही मेन है, उसी से पर बेस हम यहाँ पर सवाल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।